हाँ तो देखिए क्या करा मैंने इस बार, ये जो आर वाला लाइन था स्फीयर का रेडियस जो थीटा एंगल बना रहा है, इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करा अबाउट दिस एंगल, ठीक है ना। एक कंपोनेंट मेरा जो बनेगा वो जेड एक्सिस पर ही बनेगा, दैट विल बी नोन एज आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट मेरा बनेगा जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन है उस प्लेन पर, तो उस प्लेन पर कहां पर बनाया मैंने ये आर साइन थीटा, ठीक है ना, इस लाइन का प्रोजेक्शन, ठीक है। और आप देख लीजिए, अब ध्यान से देखिए इस प्लेन को, तो ये जो मेरा प्लेन है ये वही प्लेन है जो आप फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना, जिसके लिए फाई एंगल जो है वो कांस्टेंट रहता है, फाई इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन है ये, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये प्लेन मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, फाई। तो अगर ये प्लेन मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, तो देखिए ये वाला जो लाइन है जो मैंने यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन बनाया है सार का, ठीक है ना, ये वाला जो मेरा लाइन है आर साइन थीटा वाला, ये लाइन भी इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है इस एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो अगर मेरा ये वाला लाइन एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, तो इस लाइन को भी इस फाई एंगल के अबाउट दो कंपोनेंट्स में आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस लाइन के एंड पॉइंट से आप एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए ऐसा, और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉप करिए ऐसा, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे मिलेगा ये किसके बराबर होगा, ये लाइन का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाई, और यही कंपोनेंट जो आप वाई एक्सिस के लॉन्ग बनाएंगे वो क्या होगा, लाइन का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, साइन फाई, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहां पर जो ये एक्स एक्सिस पे मीट करेगा ना, तो ये जो ये वाला लाइन बनेगा ये क्या हो जाएगा, देखिए आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इसका लेंथ और साथ में क्या जाएगा कॉस फाई, ठीक है। और फिर यही जब आप इसका कंपोनेंट y के अलोंग बनाएंगे, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट बोल लीजिए यहाँ पर, जो भी आपको बोलना है, दूसरा कंपोनेंट इसका, जब आपने इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है तो ये कितना बनेगा, देखिए लाइन का लेंथ मतलब r साइन थीटा और साथ में क्या जाएगा साइन फाई, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू हैव टू डू while doing the transformation from स्पेरिकल टू कार्टेशियन, कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन स्पेरिकल से कार्टेशियन में करने के लिए दिस मच थिंग यू हैव टू डू इन डायग्रामेटिकली, ठीक है। अब ये करने के बाद अब आपको क्या देखना है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इसके प्रोजेक्शंस कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। तो जितनी जितनी लेंथ ये एक्स वाई और जेड पे बना रहे हैं, दे आर योर एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स बेसिकली, ठीक है ना। तो जेड एक्सिस पर देख लीजिए, जेड एक्सिस पर क्या है प्रोजेक्शन का लेंथ आर कॉस थीटा, तो z बराबर हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा, एक मिल गया आपको। दूसरा देखिए एक्स एक्सिस पर क्या है प्रोजेक्शन का लेंथ आर साइन थीटा कॉस फाई, तो x हो जाएगा आपका कितना आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। और तीसरा देखिए y एक्सिस पे प्रोजेक्शन का लेंथ कितना है आर साइन थीटा साइन फाई, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में आर थीटा और फाई ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं स्पेरिकल में, और आपसे बोलते हैं कि उनसे कार्टेशियन के वैल्यूज को आप निकाल दीजिए, बना दीजिए कार्टेशियन के वैल्यूज, तो देख लीजिए आर थीटा और फाई के टर्म्स में मैंने निकाल दिए इन इक्वेशन से एक्स वाई एंड जेड। तो इस टाइप से आप किसी भी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कार्टेशियन में यूजिंग दीज थ्री फॉर्मूला, ठीक है ना। अब आपसे अगर कोई बोलता है उल्टा हो इसका, अगर आपको एक्स वाई जेड दिए हो और आपसे बोलते हैं आर थीटा एंड फाई निकाल दीजिए, तो जैसा आपने सिलेंड्रिकल में किया था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे स्पेरिकल में भी मुझे करना है, ठीक है। क्या करेंगे देखिए, थोड़ा सा ये रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे और यहीं पर लिख के आपको बता देता हूँ। करना कुछ नहीं है, मुझे इन तीनों इक्वेशंस को इस बार स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो अगर तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है। इधर हो जाएगा देखिए ये एक्स का देखिए तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो देखिए इन दोनों में जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में बचेगा इन दोनों के समेशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा 1। तो इन दोनों का समेशन राइट हैंड साइड पे बचेगा केवल कितना आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं वो थोड़ा शॉर्ट करके, बोर्ड छोटा है इसलिए एक स्टेप स्किप करके लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इन दोनों का समेशन, और ये जेड लिख देते हैं, जेड का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहां से अगर आप आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। तो इससे मेरा आर मिल जाएगा मुझे कितना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स दिए हों और आपसे बोलते हैं कि इनके रिस्पेक्टिव आप स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से आपका आर निकलेगा। अब आपको अगर थीटा निकालना है मान लीजिए, तो थीटा के लिए ये दिया हुआ आपको फॉर्मूला, ठीक है ना। इससे बनेगा कैसे, देखिए थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स जेड बाई आर। इस आर से पहले जेड को डिवाइड करिए और फिर उसका कॉस इनवर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा थीटा इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स z डिवाइडेड बाई r। और r अभी आपने निकाल लिया पहले फर्स्ट, अपने फर्स्ट स्टेप में r, यहाँ पे r का वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इससे आपका थीटा निकल जाएगा। और फिर आपसे बोलता है कोई फाई बता दीजिए, तो फाई तो वही वाला है जो आपका सिलेंड्रिकल में था। फाई क्या होता है, टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर जो दिए हैं वो क्या दिए हैं, कार्टेशियन में दिया है वैल्यू, तो स्पेरिकल में कैसे चेंज करें, और ये फॉर्मूले आपको दिए हैं अगर आपके स्पेरिकल में वैल्यू दिया है तो कार्टेशियन में कैसे चेंज करें, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल ही कोऑर्डिनेट होंगे सारे, पर ट्रांसफॉर्मेशन कार्टेशियन में करके सॉल्व करके फिर वापस से हम लोग उसको सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल में चेंज करते हैं। ऐसा कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी है इस सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। तो कन्वेंशनली मोस्ट ऑफ दी बुक्स में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल में दी होंगी उन सबको आप पहले देखेंगे बुक्स में कि वो लोग पहले कार्टेशियन में चेंज करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, और फिर वापस से जिस आपके सिस्टम में दिया होता है प्रॉब्लम उसी सिस्टम में उसको वापस चेंज कर देते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड्स हैं जो आपको जो भी बुक्स आप रेफर करेंगे उसमें मिलेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वाला मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सिलेंड्रिकल में, ऐसे स्पेरिकल का भी जब करेंगे डिस्टेंस तो बताऊंगा स्पेरिकल में कैसे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, फिर इसको मिटाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। जी बोलिए बेटा। सर आपने कंपोनेंट का कंपोनेंट ले लिया, उसके लिए तो दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना पड़ता तो है ना। लिए ना दोनों डायरेक्शन में, बताइए किसका नहीं लिया दोनों डायरेक्शन में। सबसे पहले मैं आपको इस जो बार, आर जी बोलिए। जो आर cos थीटा होगा फिर हमें तो उसका भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो किसके अबाउट लूं, या आर कॉस थीटा किसके साथ एंगल बना रहा है ये बताइए आप। भाई कंपोनेंट तभी लेते हैं ना जब आपका कोई लाइन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ कोई एंगल बना रहा हो। मतलब आर कॉस थीटा तो खुद ही जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ना, अब उसका कंपोनेंट कैसे लूं मैं, किसके अबाउट लूं, कौन सा एंगल है वो। कोई अगर डिफाइंड एंगल अगर बना रहा है ये किसी के साथ तो नेचुरल बिल्कुल ले लीजिए, अगर आपको कहीं काम आ रहा है वो तो। समझ गए ना आप, मतलब कैसे कंपोनेंट लो आप बताइए, किस एंगल के अबाउट लूं कंपोनेंट। सर बस मुझे इतना ही डाउट था कि कंपोनेंट का कंपोनेंट लेते हैं जब तो वो तो दोनों कंपोनेंट के लिए लेते हैं, फिर नहीं तो फिर वो तो इनवैलिड हो जाता है। नहीं ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं कि इनवैलिड हो जाता है। और मतलब मैंने इसमें गड़बड़ किया क्या, मतलब आप तो इसको एज अ कंपोनेंट डील ही मत करिए ना। ये तो अब एक लेंथ बन गई है सीधे सीधे, ठीक है ना। अब इस लेंथ को आप एक सेपरेट लेंथ मान के फिर इसका इसका नाम कुछ और रख लीजिए, मानसी रख लीजिए इसका नाम। अब मानसी के कंपोनेंट्स एक्स और वाई के अबाउट, ऐसे मत सोचिए कि ये इसके कंपोनेंट से मुझे मिला है, ठीक है ना। देन ओनली वी कैन परफॉर्म दिस। और वैसे भी अगर आप बोलेंगे ओके आर कॉस थीटा का मुझे कंपोनेंट चाहिए, तो आर कॉस थीटा का कंपोनेंट फिर कैसे निकालेंगे आप बताइए ना। मतलब किसके अबाउट निकालूं कंपोनेंट, फिर आप कंपोनेंट निकालने की नहीं, वी नीड सम एंगल, ठीक है ना। उसका किसी फिक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन से किसी के साथ कुछ ना कुछ एंगल आपका चाहिए। इसका कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन से कि ये इस वाले वर्टिकल डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसके अबाउट दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो मिलेगा अल्टीमेटली यही आपको काम, मतलब, सर, है ना। थैंक यू सर। नहीं नहीं कुछ डाउट है तो पूछिए, मतलब ऐसा अच्छी बात है, आप ऐसा क्वेश्चंस पुट ऑन करा करिए जो भी डाउट है। अब यार अपने पास मोड यही है पढ़ने का, क्या करें, ऑनलाइन। मुझे पता है थोड़ा बहुत समस्या तो होगा, क्लास में थोड़ा और क्लैरिफाई कर सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। खैर ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली हैं तो मैं इसको रब कर दूं।
शुड आई रब इट Yes, ऑल? sir. हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज वीडियो सही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं जी। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे सीखना है क्या, देखिए डिफरेंशियल एलिमेंट बनाना। मैंने आपको कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में एक टर्म बताया था, डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है ना। हमने एक दोनों सिस्टम्स में हमने बनाया था क्या, एक क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिस क्यूबॉइड के जो एजेस थे, मैंने आपसे बोला था वो सारे एजेस कहलाते हैं उसके डिफरेंशियल लेंथ्स, है ना। उस क्यूबॉइड के जो सरफेसेस थे वो आपसे बोले थे उनके एरिया कहलाते हैं डिफरेंशियल एरियाज, और उस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम था उसको बोला था ये डिफरेंशियल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है ना। तो काम कहाँ पर आ रहे थे वो डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, आपको बताया था जब भी आप डेरिवेशंस करेंगे और आपको किसी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई एक बड़ा लार्ज एरिया है, कोई लेंथ है, कोई वॉल्यूम है, और आपको उसके लिए कोई चीज इवेल्युएट करनी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक क्वांटिटी, तो हम पूरे सरफेस या पूरे लाइन या पूरे वॉल्यूम के लिए एक अलग अलग ना निकाल के किसी एक डिफरेंशियल पार्ट के लिए निकालते हैं और फिर उसको उस सरफेस, उस लेंथ या उस वॉल्यूम के अबाउट इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब डिफरेंट सिस्टम्स में वो डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम आप क्या लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पर कुछ पहले से ही बना के रखे हैं कि कार्टेशियन में वो डिफरेंशियल लेंथ क्या क्या हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल में क्या क्या हो सकते हैं, स्फेरिकल में क्या क्या हो सकते हैं। तो कार्टेशियन के आपको वो क्यूबॉइड के बताए थे जिसमें dx, dy और dz ये तीनों डिफरेंशियल लेंथ थे, dx इंटू dy, dy इंटू dz, dz इंटू dx ये आपके डिफरेंशियल एरियाज थे, और वॉल्यूम था आपका dx इंटू dy इंटू dz। लाइकवाइज सिलेंड्रिकल की बात करें तो वहां पे भी आपने देखे थे एक पैरेललोपाइपेड जैसा मैंने आपको बना के दिखाया था, और फिर उसमें उसके जो भी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम आ रहे थे वो निकाले थे। लाइकवाइज यहाँ पर भी यही करना है। अब इस बार भी मुझे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो सारी चीजें फिर से बतानी है कि व्हाट विल बी दी डिफरेंशियल लेंथ्स, व्हाट विल बी दी डिफरेंशियल एरियाज एंड व्हाट विल बी दी डिफरेंशियल वॉल्यूम्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे तीनों रेफरेंस एक्सिस हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा z एक्सिस, ठीक है। अब पुराना प्रोसेस आप अगर याद करें तो डिफरेंशियल, अगर सिलेंड्रिकल की बात करें तो डिफरेंशियल एलिमेंट सिलेंड्रिकल में बनाने के लिए मैंने किया था, एक पॉइंट लिया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और फिर उस पॉइंट को बारी बारी से एक एक कोऑर्डिनेट के वैल्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया था मैंने, और फिर ये देखा था कि वो पॉइंट क्या पाथ ट्रेस कर रहा है। तो वो पाथ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा था और फाइनली मैंने उस डायग्राम को कंप्लीट कर दिया था जिसको पैरेललोपाइपेड का नाम दिया था। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही काम करना है मुझे, ठीक है ना। करना क्या है, सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा और फाई। मान लेते हैं ये मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा, फाई इस पर्टिकुलर पॉइंट के, ठीक है। और अब मैं इन r, थीटा, फाई को बना भी लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरा r हो गया, ठीक है, और ये r है क्या, इस स्फीयर का रेडियस, ठीक है ना। ये स्फीयर इस बार इधर थोड़ा बड़ा हो गया, तो आपको ऐसा नहीं है, मतलब सेंटर में है ओरिजिन, ठीक है ना। और फिर यार बहुत बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, मतलब कोन बनाने में दिक्कत होगी मुझे। मतलब भावनाओं में बह के मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया है, तो इसको आप छोटा ही बनाएंगे बिल्कुल रेडियस मानते हुए, ऐसा, यस, ठीक है। ये मेरा एक स्फीयर है और अब ये मेरा एक कोन है, ठीक है। तो कोन का जो सरफेस एंगल बना रहा है ये मेरा एंगल है थीटा, ठीक है। और फाई अगर मुझे बनाना है तो फाई आपको पता है अभी क्या है, वो अभी बनाऊंगा, है ना, थोड़ी देर में। अब मुझे करना क्या है, देखिए कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स है मेरे r, थीटा और फाई, है ना, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मुझे इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू में ग्रेजुअल थोड़ा, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल चेंज लाना है, डिफरेंशियल चेंज लेकर आना है हर एक कोऑर्डिनेट में अलग अलग, और फिर देखना है कि ये पॉइंट कहाँ जाता है, वो चेंज लाने पर किस तरफ मूव करता है, ठीक है ना। तो अगर मैं r कोऑर्डिनेट के वैल्यू को dr लेंथ इंक्रीज करता हूं, मान लीजिए r कोऑर्डिनेट के वैल्यू को, तो देखिए ये r मेरा लेंथ है, dr तो ये किस तरफ बढ़ेगा, ये पॉइंट मूव कर जाएगा इस तरफ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, वैसे डिफरेंशियल है बहुत छोटा, लेकिन अभी मैंने, ताकि डायग्राम मेरा थोड़ा ठीक ठाक बन जाए, तो ये dr लेंथ मैंने इसको इस तरफ बढ़ा दिया, तो ये पॉइंट इस तरफ और बढ़ जाएगा,
अगर मैं इसके रेडियस को एक्सपैंड करता हूँ, बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए वो पॉइंट यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ तक ट्रेस करवा के मैंने अब पॉइंट को वापस बुला लिया यहाँ पे, क्योंकि अब मुझे ये देखना है कि जब मैं दूसरा कोऑर्डिनेट बढ़ाऊंगा तब ये पॉइंट कैसे मूव करेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरा थीटा, थीटा का वैल्यू मुझे बढ़ाना है, ठीक है। थीटा का वैल्यू अगर बढ़ाऊंगा मैं तो होगा क्या, इस कोन को मुझे पिचकाना पड़ेगा, थोड़ा सा पिचकाना पड़ेगा, मतलब छाते को और ज्यादा खोलना पड़ेगा। तो अगर मैं छाते को और ज्यादा नीचे फैला दूंगा तो मेरा ये जो कोन है वो इस बार कैसा बन जाएगा, देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, कोन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा कोन ऐसा बड़ा हो जाएगा तो मेरा देख लीजिए ये जो थीटा है, इस थीटा का वैल्यू अभी यहाँ पर ये था, तो ये डी थीटा का इंक्रीज हो गया, यहाँ पे डी थीटा ऐसा लिख देते हैं। तो पॉइंट ने क्या किया वो आपको देखना जरूरी है। तो पॉइंट ने बेसिकली एक आर्क ट्रेस किया यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं इस एंगल को बढ़ाया, कोन मेरा स्प्रेड हुआ, बड़ा हुआ, फैल गया मतलब साइज में, तो मेरा इस पॉइंट ने एक आर्क ट्रेस करा ऐसा, ठीक है, लाइक दिस। अब इस आर्क का लेंथ कितना है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दैट आर्क, तो आर्क का लेंथ कितना होता है, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगल दैट इज ट्रेस्ड बाय दैट आर्क। जी कोई कुछ कह रहा है, कितना हो जाएगा, देखिए लेंथ कितना है आर, ठीक है, और एंगल कितना है डी थीटा, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा आर डी थीटा, आर डी थीटा, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट तब ट्रेस करेगा ये वाला आर्क जब मैं इस कोन के इस एंगल को थीटा से बढ़ा दूंगा, डी थीटा वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा जो मेरा वापस से ले आया इस पॉइंट को, ये आर्क ट्रेस करा है, वापस से यहीं पर लाकर रख दिया है। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं अपना तीसरा कोऑर्डिनेट को बढ़ाता हूं तो फिर मेरा ये पॉइंट किस तरफ मूव करता है और क्या ट्रेस करता है। तो देखिए तीसरे कोऑर्डिनेट को बनाने के लिए फिर से पहले वही काम करते हैं, पहले वो प्लेन तो ड्रॉ कर लूं मैं। तो प्लेन के लिए मैं जेड एक्सिस पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस पॉइंट से, और ठीक इसका प्रोजेक्शन मैंने एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ करा इसके पैरेलल लाइन, और इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। और ये प्लेन जो है मेरा जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है दैट एंगल इज फाई। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे फाई एंगल को थोड़ा सा बढ़ाना है, फाई एंगल को थोड़ा सा बढ़ाना है, मतलब इस प्लेन को मुझे जेड एक्सिस के अबाउट घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो अगर मैं इस प्लेन को जेड एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो देख लीजिए हो क्या जाएगा कि ये जो प्लेन है अब वो बन के कैसा बनेगा, देखिए ये यहां से ऐसा ना हो कि थोड़ा सा इस तरफ मूव कर जाएगा प्लेन, है ना। और ये जो मेरा लाइन है ना, ये लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा और ये वाला लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा। आप देख लीजिए अगर आप 3 डायमेंशनली देखें इस फिगर को, तो ये प्लेन पहले ऐसा था बाहर की तरफ निकला हुआ, अब वो थोड़ा सा इधर की तरफ चला गया है ऐसा, ठीक है। इंक्रीज क्या हुआ इस एंगल में, ये वाला एंगल जो है वो मेरा d5 से बढ़ गया है, इस तरफ मैंने बढ़ा दिया उस एंगल को, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे आप क्या कि इधर यहाँ पे देखिए ये वाला जो मेरा लेंथ था वो कितना लेंथ था आर लेंथ, और ये जो मेरा आर लेंथ है ये जेड एक्सिस से एंगल बना रहा था थीटा, और मैंने इसी आर लेंथ को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। एक जेड एक्सिस पे बनाया था दैट वाज आर कॉस थीटा, और एक बनाया था मैंने कहां पर एक्स वाई प्लेन पर, और वो क्या था इस प्लेन का ही साइड था। मैंने आपको जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर्स बताया तो यही दोनों वो कंपोनेंट्स थे, और इसका ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो इस प्लेन का ये वाला साइड है, ठीक है ना। और इस साइड का लेंथ कितना है, इस साइड का लेंथ हो जाएगा आर साइन थीटा, क्योंकि ये इस आर लेंथ का इस थीटा एंगल के अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए अब ये ही प्लेन जो ये वाला प्लेन है, ये ओरिजिनल मेरा प्लेन, यही प्लेन अब हुआ क्या, जब मैंने इस फाई एंगल को डी फाई से इंक्रीज करा तो यही का यही प्लेन जो है वो थोड़ा सा सरक के इधर साइड मूव हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है ना, इधर साइड मूव हो गया। तो देखिए पॉइंट ने क्या किया, पॉइंट कहां पर है, देखिए ये वाला जो लाइन ओरिजिनल पॉइंट ये था, इसी का प्रोजेक्शन ये वाला पॉइंट था, तो ये वाला पॉइंट देखिए क्या हो रहा है, एक आर्क ट्रेस कर रहा है यहाँ पे ऐसे, है ना। इस आर्क का लेंथ कितना होगा कैसे बताएंगे, तो देखिए लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे, इस बार ये वाला लाइन कितना है आर साइन थीटा, और साथ में एंगल क्या मल्टीप्लाई करेंगे डी फाई, तो इस बार ये जो आर्क है ये आर्क कितना हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही आर्क इसका जो ओरिजिनल पॉइंट है ऊपर ये भी ट्रेस करेगा बिल्कुल ऐसी इसके पैरेलल। तो यहां पर अब ये पॉइंट कैसे मूव करेगा, ऐसा एक आर्क बनाएगा ऐसी ऊपर की तरफ, ठीक है ना, बिल्कुल इसके पैरेलल, जैसी ये थी ना आर साइन थीटा डी फाई, ऐसी ये भी बनाएगा कैसी आर साइन थीटा
डी फाई। क्यों? क्योंकि ये वाली लेंथ देखिए ना, ये एक प्लेन है बिल्कुल रेक्टेंगुलर, तो ये लेंथ अगर आर साइन थीटा है तो ये लेंथ भी आर साइन थीटा है, ठीक है ना। ये अगर इससे फाई एंगल बना रही है तो ये भी फाई एंगल बना रही है ना। तो अगर इसमें अगर डी फाई का चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी डी फाई का चेंज कर रहे हैं। तो अगर इसका एज आर साइन थीटा डी फाई का आर्क ट्रेस कर रहा है तो इसका एज भी आर साइन थीटा डी फाई का आर्क ट्रेस करेगा। तो इस बार ये जो पॉइंट है ये आर साइन थीटा डी फाई का आर्क ट्रेस करेगा यहाँ पे। तो ये मेरा तब होगा जब मैं तीसरा कोऑर्डिनेट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं विद अ डिफरेंशियल अमाउंट। तीसरा कोऑर्डिनेट मतलब मेरा y। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो अब मैं इस डायग्राम को अगर रीड्रॉ कर दूं थोड़ा सा, ये इतनी सारी लाइनें जो है इनको बहुत सारा डार्क कर दिया मैंने, इनको थोड़ा लाइट करके केवल वो पाथ्स को मैं हाईलाइट करूं जो पाथ इस पॉइंट ने ट्रेस किए जब आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू हमने थोड़े थोड़े बढ़ाए। तो देखिए कैसा बन जाएगा, यहाँ पर ये इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और डार्क कर देते हैं। मेरा ये जो है मेरा ये डी आर बन जाएगा, ये सीधा सीधा ये लेंथ डी आर, ठीक है। एक मेरा ये आर्क बना आर डी थीटा और एक मेरा ये आर्क बना कितना आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। तो ये तीन मेरे अलग अलग पाथ्स जो है वो ट्रेस करेगा मेरा ओरिजिनल पॉइंट जब मैं तीनों कोऑर्डिनेट के वैल्यू को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करूंगा। अब काम वही करना है मुझे, है ना। क्या क्या, पहले तो वो तीन पाथ के लाइन लेंथ लिख सकते हैं। एक मेरा डी आर बढ़ेगा, एक मेरा जो ट्रेस करेगा वो आर डी थीटा करेगा और एक मेरा करेगा क्या आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है ना। और अब देख लीजिए अब करना क्या है, मुझे बनाना है वही पैरेललोपाइपेड जो वहां पे बनाया था। तो वो कैसे बनता है, इन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एजेस पैरेलल बना दीजिए मतलब, ठीक है ना। तो देखिए इस पॉइंट से डी आर के पैरेलल अगर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और यहां से इसके आर साइन थीटा डी फाई के पैरेलल एक आर्क बनाएंगे तो वैसी ही बन जाएगी। लाइकवाइज यहां से इस डी आर के पैरेलल बनाएंगे तो वो एक ये लाइन बनेगी और फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आर्क बन जाएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आर्क बन जाएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आर्क यहाँ से बनाएंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से बनाएंगे, इनको ज्वाइन करेंगे और फिर इसको ज्वाइन करेंगे। तो इट विल लाइक दिस। आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे पैरेलल, बस कुछ नहीं करना, कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, तो मैंने वही करी है, ठीक है ना। तो इट विल टेक अ शेप लाइक दिस। इट इज नथिंग बट ऑल्सो अ बॉक्स, पैरेललोपाइपेड ही है। इसको आप जो बोलना है बोल लीजिए, ये बक्सा है, डब्बा है, खजाना है, ठीक है। और ये क्यूबॉइड है, जो बोलना है बोल लीजिए। अब डिफरेंशियल लेंथ है तो इसको एज अ क्यूबॉइड ही ट्रीट करते हैं, मतलब वाइल डूइंग द कैलकुलेशंस। इस क्यूबॉइड के, इस पैरेललोपाइपेड के जो लेंथ हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट हैं, वो क्या क्या है, डी आर है, आर डी थीटा है और आर साइन थीटा डी फाई है। ये जानना बहुत जरूरी था। ये डायग्राम तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी आप बनाएंगे तो चलेगा, बस जानना ये जरूरी था कि आपके पॉइंट कौन कौन सी लाइंस को ट्रेस करेगा, कौन कौन सी लेंथ को बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ कौन कौन सी होती है, तो डिफरेंशियल लेंथ कौन कौन सी होती है आप क्या बताएंगे, या तो डी आर हो सकती है, या आर डी थीटा हो सकती है, या आर साइन थीटा डी फाई हो सकती है। ये तीनों हैं भी क्या, इसकी एजेस, इसके एजेस हैं ये सारी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल एरिया क्या होते हैं, तो डिफरेंशियल एरियाज क्या होते हैं, ये जो भी पैरेललोपाइपेड है इसके सरफेस का एरिया, तो या तो वहां से बता दीजिए या फिर करना कुछ नहीं है, एक एक बार पेयर, इनका पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स ले लीजिए ना, प्रोडक्ट के पेयर। तो एक डिफरेंशियल एरिया हो सकता है आर डी थीटा, एक हो सकता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, इन दोनों का प्रोडक्ट, और एक हो सकता है इसका और इसका प्रोडक्ट। तो आपको तीन डिफरेंशियल एरियाज भी मिल जाएंगे यहाँ पे। और लाइकवाइज अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे वहां पे आप करते थे क्यूबॉइड के केस में, कार्टेशियन में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू जी जेड। यहाँ पर भी आप इन तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिए तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम